फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया। उनके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत। इसको डिस्कस करने वाले इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत कल आपके अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मिस ना कर सकें। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि एक परमाणु का व्यास लगभग कितना होता है। जो हमारा एक परमाणु होता है जो अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसका व्यास कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके 10⁻⁻15 मीटर, और ऑप्शन बी दे रखा है 10⁻2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा 10⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा 10⁻9 मीटर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको जो परमाणु का व्यास लगभग होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर आपका परमाणु का व्यास होता है। और जो आपके परमाणु की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने आपके परमाणु की खोज की थी। और जो सिद्धांत आपके जॉन डाल्टन ने दिया था। और जो आपके परमाणु की संरचना की बात करें, संरचना को नील्स बोर ने दिया था। तो आपको ये बात याद रखनी है, नील्स बोर ने इसकी संरचना दी थी और सिद्धांत आपके दिया था जॉन डाल्टन ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके परमाणु का सघन केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नाभिक, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी है आपके न्यूट्रॉन। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 नाभिक। परमाणु का संकेंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। और जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में रिक्त स्थान में मौजूद होते हैं। मतलब जो आपके प्रोटॉन और जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की चारों ओर से चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक की चारों ओर जो बाहर कक्षा होती है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जो आपके क्वेश्चन है IOCL 2019 में पूछा गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है नाभिक क्वेश्चन मार्क। नाभिक की खोज किसने की थी या नाभिक क्या है। तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जेम्स रदरफोर्ड। तो जो आपके नाभिक की खोज की थी, आपके नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक और परमाणु की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। तो आपको ये बात याद रखनी है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और जो आपके ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपके जे थॉमसन ने। और जो आपके प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज आपके गोल्डस्टीन ने की थी। और जो आपके न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन की खोज की। तो आपको ये बात याद रखनी है। और ये क्वेश्चन जो आपके नेवी में पूछा गया था, नेवी 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नाभिक की खोज किसने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है एक कूलाम आवेश डैश के तुल्य होता है। जो एक कूलाम आवेश होता है किसके तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 62.5 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 0.629 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 62.50 × 1018 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही आंसर होगा। जो आपको एक कूलाम आवेश होता है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है।
ये बात आपको याद रखनी। और जो आपके इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम -19 कूलाम आवेश होता है। जो आपके प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन आवेश रहित होता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन आवेश रहित होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह को उत्पन्न करता है। जो आपके एक परिपथ होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चुंबकीय चार्ज, ऑप्शन नंबर बी EMF, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके एक विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है MMF। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि आप आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। आवेश में प्रवाह की दर आपके विद्युत धारा कहलाता है। और जिसका मात्रक होता है आई बराबर ये उसका फॉर्मूला होता है बराबर Q/T। आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाता है। और जो आपके विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर आपके विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसे ऐसे गुणित किया जाता है। और या फिर एम्पियर नहीं तो फिर कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होती है। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी प्रवाह की दिशा क्या होती है। ऑप्शन नंबर दे रखा है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, मतलब जो आपके माइनस से प्लस की ओर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्लस से माइनस की ओर। ऑप्शन नंबर सी है बहुत, मतलब दोनों ही। और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो आपके होता है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, मतलब जो आपके माइनस से प्लस की ओर आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जबकि विद्युत धारा के विपरीत होता है, विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकृति का सबसे छोटा कण है। तो आपको जो प्रकृति का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है परमाणु, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अणु, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यौगिक। तो जो आपके प्रकृति का सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। जो अणुओं से मतलब परमाणु को अणुओं में विभाजित किया जा सकता है, इतना छोटा कण होता है ये। और जो आपके पदार्थ होता है ये होता है कि जो कोई निश्चित भार या स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। निश्चित भार या स्थान घेरता है वो आपके पदार्थ कहलाता है। और जो आपके यौगिक होता है, यौगिक की परिभाषा ये है कि एक या मतलब दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब जो मिश्रण होता है दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर जो बना होता है पदार्थ, वो आपके यौगिक कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन आपके NTPC में पूछा गया था, NTPC। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपके। क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वी पर प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है। पृथ्वी पे प्राकृतिक तत्वों की मतलब जो आपके तत्व होते हैं वो कितने होते हैं पृथ्वी पे। तो आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 108, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 13, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 92, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 26। तो जो आपके प्रकृति पे प्राकृतिक तत्वों की जो संख्या होती है वो आपके होती है 92 आपके प्राकृतिक तत्व होते हैं। और जो आपके कृत्रिम तत्व होते हैं वो आपके 26 होते हैं। कृत्रिम जो तत्व होते हैं आपके वो आपके 26 होते हैं। और जो टोटल आपके तत्व हैं प्रकृति पे, टोटल तत्वों की संख्या 118 है। 118 है, जिसमें से आपके 112 तो ठोस है, मतलब सॉलिड तत्वों की संख्या 112 है। और जो आपके द्रव है द्रव 5 द्रव है। और उसमें से आपके जो बचे 11 तत्व आपके गैस हैं। तो ये आपको याद रखनी है। और प्राकृतिक तो आपको मैंने बता दिया कि 92 होते हैं और कृत्रिम 26 होते हैं और टोटल 118 होते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन NMRC में पूछा गया था। NMRC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। NMRC नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। जो मतलब किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ काट
क्षेत्रफल पर, और ऑप्शन नंबर बी है लंबाई पर, ऑप्शन नंबर सी है व्यास पर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पदार्थ की प्रकृति पर। तो जो आपके ऑप्शन नंबर ये है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दे रखा है पदार्थ की प्रकृति पर आपके विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। और जबकि जो आपके ये तो विशिष्ट प्रतिरोध तो आपके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो प्रतिरोध होता है आर रेजिस्टेंट वो आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी पर निर्भर करता है, मतलब आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और आपके लंबाई पर पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन तो डी होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल गति डैश के लगभग होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल गति कितनी होती है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी देखा 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है 10⁶ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर जो डी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल गति 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो होती है, इलेक्ट्रॉन की गति होती है आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपके इलेक्ट्रॉन की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपके प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये आपके जो क्वेश्चन है ये DMRC में भी पूछा गया था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, DMRC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है एक SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो आपके SI यूनिट होती है, तो जो आपकी सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट होती है विद्युत धारा की वो कौन सी है, विद्युत का मात्रक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कूलाम। तो आपका जो सही आंसर होगा, कभी कभी सोचते हैं कि विद्युत का मात्रक आप एम्पियर होता है, विद्युत का मात्रक एम्पियर नहीं होता है, कूलाम होता है। जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। और जो आपके वोल्ट होता है वो वोल्टेज या मतलब विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक आपके या विभव या वोल्टता जो होते हैं उसका मात्रक वोल्ट होता है। और जो आपके वाट घंटा होता है वो आपके होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। वाट घंटा आपके विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ये आपके NTRO में पूछा गया था ये क्वेश्चन, NTRO में पूछा गया था 2019 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपके 12 दे रखा है चालकता जो कंडक्शन होता है उसका विलोम क्या होता है। चालकता का विलोम क्या होता है। ऑप्शन नंबर दे रखा है रेजिस्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है रिलक्टेंस। तो जो आपके चालकता का मात्रक होता है वो होता है प्रतिरोध, रजिस्टेंस आपका चालकता का विलोम होता है। और जो आपके रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है प्रतिरोधक का जो मतलब या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं उसका विलोम होता है विशिष्ट चालकता का रजिस्टिविटी विशिष्ट चालकता का विलोम होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये। और जो आपके रजिस्टर होता है ये एक पुर्जा है, रजिस्टर एक पुर्जा है, आपको ये बात याद रखनी है। और जो रिलक्टेंस होता है, ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है रिलक्टेंस, ये आपके प्रवेशता जो परमियंस होती है, परमियंस का विलोम होता है रिलक्टेंस, या रिलक्टेंस का विलोम होता है प्रवेशता। आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 एक माइक्रो कूलाम आवेश को प्रभावित करने में 50 मिली जूल की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इस कार्य में विभवांतर का मान क्या होगा। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि जो अगर आपके एक माइक्रो आवेश प्रभावित करने पे 50 मिली जूल की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके V ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे क्या होगा इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको V ज्ञात करना है, V बराबर W/Q। Q मतलब आवेश होता है, W मतलब आपकी ऊर्जा जो कार्य होता है, W बराबर होता है आपके कार्य,
वर्क जिसे कहते हैं, कि आवेश होता है आपका, कूलाम इसकी मात्रक होता है। और आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है आपके 10⁻⁻6 कूलाम। और आपके जो कार्य दे रखा है W दे रखा है, यानी मतलब W आपके दे रखा है 50 मिली जूल। मिली मतलब हो रहा है 10⁻3, तो इसको इससे इंटू कर देंगे तो आपके ऑप्शन आ जाएगा P बराबर हो जाएगा इसमें 50 इंटू 10⁻, मिली मतलब 50 मिली जूल हो गया ऊपर, और नीचे लिख देंगे जो आपके W दे रखा, कार्य दे रखा नीचे 10⁻6 मतलब 1 माइक्रोन। अब इसको इससे कट कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा, मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 10⁻+3 ऊपर तो बच जाएगा। और नीचे आपके ये 50 को 10 से काटेंगे तो से 0 खत्म हो जाएगी, और 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा। और इसको इससे गुना करेंगे 10 को, मतलब 4 0 और लगा देंगे इसमें, आपके पास बचा 5 इंटू 10⁻3, तो मतलब 4 0। तो यहाँ आपके आंसर हो जाएगा 50,000 वोल्ट। 50,000 वोल्ट आपके सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। के मतलब होता है आपके किलो वोल्ट दे रखा है, के मतलब होता है 1000, और आपके 1 0 तो लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपके। क्वेश्चन नंबर 14 में है तांबे के 120 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक तांबे का 120 सेंटीमीटर लंबा और 0.10 सेंटीमीटर व्यास वाला तार दे रखा है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता आपको ज्ञात करनी है। प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र होता है इसका रो बराबर R इंटू A अपॉन L, या इसका सूत्र होता है। सूत्र से हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे व्यास दे रखा है, व्यास को त्रिज्या में बदलना पड़ेगा आपके, तभी जाके, मतलब यहाँ तो L चाहिए, आपको L चाहिए, तो इसको आप मतलब त्रिज्या में बदलना पड़ेगा। जो आपके R होते हैं उसमें बदलने के लिए आपके सूत्र होता है, ये आपके सूत्र होता है। इससे आप निकाल सकते हो कि जो आपके व्यास के आधा जो होगा वो त्रिज्या आ जाएगी। फिर आपकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रो बराबर 2 इंटू ये पाई का मान होता है 22/7 इंटू 1 मिनट, रो बराबर आपके हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 22/7 अब इंटू 120, और मतलब मैंने बताया था कि आधा हो जाएगा 0.10 दे रखा है, तो 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा आपके। और जो आपके मतलब आप निकालना चाहो तो पाई निकालने के लिए आपको D इंटू 2 होता है अपॉन में, मतलब 0.10 इंटू 2, 0.10 में आप 2 का भाग दोगे तो आपके आ जाएगा 0.5, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर निकल के आएगा 1.31 इंटू 10⁻⁻4 ओम सेंटीमीटर आपके आंसर आएगा इसका। और इसको भी आगे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर निकल के आएगा 2 ओम आगे आंसर निकल आएगा। पर हमें तो इतना आगे नहीं चाहिए, हमें प्रतिरोध चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर होगा। तो आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपके दे रखा है 15 क्वेश्चन नंबर दे रखा है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है। जो आपका प्रोटॉन होता है उसका प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर A दे रखा है 1/2, ऑप्शन नंबर B दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर C दे रखा है 845 गुना, या ऑप्शन नंबर D दे रखा है बराबर। तो जो आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन से वो 845 गुना ज़्यादा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है
प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से इतना गुना अधिक होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपके दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 16 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है इलेक्ट्रॉन की गति निम्न में से होती है। आपके इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो कैसी होती है? चक्रीय, कक्षीय, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दोनों, और डी दे रखा है इनमें से कोई। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो चक्रीय भी होती है और कक्षीय भी होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। 17 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है तरल में विद्युत धारा प्रवाह का कारण है, या मतलब जो तरल जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है, उसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है केवल धनायन के कारण, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन और धनायन दोनों के कारण। और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ऋणायन या धनायन दोनों के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ऋणायन या धनायन दोनों के कारण आपके तरल में विद्युत धारा का प्रवाह होता रहना, मतलब माइनस और प्लस के कारण ही आपके विद्युत धारा का प्रवाह तरल पदार्थ में होता है, जो तरल होता है, लिक्विड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है आपके कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर क्या होगा? जो कांच का टुकड़ा होता है उसको रेशम से घर्षण कराने पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दे रखा है ऋणावेशित, आवेशहीन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है धनावेशित, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो कांच से ये जो आपके कांच होता है घर्षण करने पर रेशम का जो टुकड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण आपके ये ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो आपके ये ऋणावेशित होगा। और कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा, कांच का टुकड़ा अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन जो त्याग देगा अगर कांच का टुकड़ा, तो ये आपके धनावेशित होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके 19 दे रखा है। 19 में लिखा हुआ है किसी एल लंबाई के चालक को आयरन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो आपके एल दे रखा है, उसको एल लंबाई के चालक को आयरन में बिना परिवर्तन किए उसको 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, आर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 6 गुना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 3 गुना, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 9 गुना। तो ये निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बिना परिवर्तन के कह रहे हैं तो एल स्क्वायर कर देंगे आप। तो जो एल स्क्वायर जैसे ही करेंगे आप तो 3 × 2 कर देंगे तो 1 × 3 2 × 6, मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे। एल जो होता है एल का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो आपके 9 होता है। तो इसका कोई ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है मीटर जो वोल्टता मापता है वो कहलाता है, जो वोल्टेज मापता है वो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है टेकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपके एम्पेयर मीटर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर जी दे रखा है ओम मीटर। तो आपके जो वोल्टेज नापता है वो वोल्ट मीटर कहलाता है, और आपके जो विद्युत धारा मापता है वो अमीटर कहलाता है, और जो आपके प्रतिरोध मापता है वो ओम मीटर कहलाता है। और जो आपका टेकोमीटर होता है, इससे टेकोमीटर से आपके मोटर की घूर्णन गति को मापा जाता है। जो मोटर होती है उसकी घूर्णन गति को टेकोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो आज के लिए तो इतना ही। हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अगले पार्ट में हम 20 से आगे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जोश, उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।